पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चौधरी साहबराम स्टेडियम में स्वर्गीय ओपी चौटाला की श्रद्धांजलि सभा में जेपी नड्डा और सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे। दलित छात्रा की आत्महत्या मामले में मंत्री कृष्ण बेदी का बयान, कहा कांग्रेस के बड़े नेता तथ्य छिपाने का काम करते हैं। कुमारी शैलजा मामले को लेकर कर रही राजनीति। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा चौटाला परिवार को एकजुट हो जाना चाहिए। केंद्र सरकार पंजाब सरकार को बदनाम करना चाहती है, ये कहा टिकैत ने। नए साल में हुड़दंगबाजी करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। पुलिस ने की हुड़दंगबाजों से सख्ती से निपटने की तैयारी। ऊंची आवाज में डीजे बजाने वालों पर भी होगी कार्रवाई। नए साल को लेकर शरारती तत्वों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। रात को चलाया जाएगा ड्रंक एंड ड्राइव अभियान। डीसीपी ने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में किया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। तेजाखेड़ा गांव स्थित चौधरी साहबराम स्टेडियम में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। तो क्या कुछ कहा सीएम और जेपी नड्डा ने, आइए सुनते हैं। आज ऐसे महान व्यक्तित्व के जिनका एक जीवन खुली किताब रहा है, जिनका जीवन हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के लिए रहा है, जिन्होंने हरियाणा को विकास की एक नई दिशा देने का काम जिनकी देखरेख में हुआ है, जिनसे हमें भी सीखने को मिलता है, जिन्होंने समाज के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए जिनका पूरा जीवन रहा, उन्होंने जहां भी समाज के हित की बात आई है, आगे आकर के चौटाला उसमें अपना योगदान देने का काम स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के इस अंतिम अरदास में टकराए हमारे सभी शोकाकुल सज्जन, ये हम सब के लिए बहुत ही हृदय विदारक और दुखदायी खबर है कि हमारे बीच चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं मिले और वो भगवान को प्यारे हुए। इस शोकाकुल घड़ी में सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ये अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों पर स्थान दे और परिवार के सभी सदस्यों को ये दुख भरी घड़ी में ताकत दे ताकि वो दुख को सह सके। ओम प्रकाश चौटाला जी का जाना ये सिर्फ परिवार के लिए दुख का विषय नहीं, ये सिर्फ किसी समाज के दुख का विषय नहीं, ये संपूर्ण हरियाणा के लिए और प्रदेश के लिए ये बहुत ही दुखदायी खबर है। लोहारू में दलित छात्रा की आत्महत्या के मामले में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बड़ा बयान सामने है। 27 दिसंबर को लोहारू में BA 2 की छात्रा ने आत्महत्या की है और छात्रा के पिता में FIR दर्ज करवाई है कि कॉलेज प्रिंसिपल की तरफ से बेटी को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिससे तंग आकर लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो छात्रा के पिता ने आरोप लगाया है कि कॉलेज में एडमिशन के दौरान फ्री शिक्षा और ट्रांसपोर्ट देने का वादा किया गया था और जब सरकार ने मामला दर्ज किया तो कांग्रेस के नेता सरकार पर राजनीतिक भेदभाव करने का जो है वो आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के दो बड़े नेता तथ्यों को छिपाने का काम करते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने। जिसमें एक हमारी बेटी जो BA तृतीय वर्ष की छात्रा थी, कुमारी दीक्षा, उनके पिताजी के बयान पर यह FIR लॉन्च होती है जगदीश कुमार जी के,
और एक वो शिकायत दर्ज कराते हैं कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े नेता के खिलाफ, क्योंकि उस नेता का सगा बहनोई लोहारू से विधायक है राजवीर फरटिया, और वो बेटी ने आरोप लगाया कि उस कॉलेज के अंदर जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मुझे ये कहकर एडमिशन दिया था कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम शिक्षा देंगे, सारे यातायात के साधन भी फ्री मुहैया कराएंगे, परंतु राहुल सनो बलवान सिंह जो उस कॉलेज को चलाते हैं और बलवान सिंह की पुत्री और उस कॉलेज की प्रिंसिपल उस लड़की को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं, शारीरिक तौर पर उसका शोषण करते हैं और कहते हैं कि इस लड़के के साथ यदि संबंध नहीं बनाओगी तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। वो बेटी मानसिक दबाव में आ जाती है और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है। एक बहुत ही दुखद घटना हुई। जैसे ही हमारे संज्ञान में या पुलिस के संज्ञान में ये विषय आया, उसकी एफआईआर लॉन्च की गई, जिसमें हमारी बड़ी बहन कुमारी सैलजा जो सांसद हैं सरसा से, जो पूर्व में प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की, जो देश की केंद्रीय मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर जो 2 बार वजीर रही, 1 बार नरसिम्हा राव जी की सरकार में वजीर रही, उनका आज एक ट्वीट आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाने वाली सरकार के राज के अंदर एक बेटी इसलिए आत्महत्या करती है कि उसकी फीस नहीं चुकाई गई। बड़े शर्म की बात है कि वो सारे तथ्यों को छुपाकर एक लाइन का इस प्रकार का ट्वीट पेश करते हैं, जो कांग्रेस की एक घटिया मानसिकता जिसमें अंदर नजर आती है। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने है। उन्होंने कहा कि चौटाला परिवार को एकजुट हो जाना चाहिए। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन पर टिकैत ने ये कहा कि केंद्र सरकार पंजाब सरकार को बदनाम करना चाहती है। केंद्र सरकार किसानों के मामले में मध्यस्थता करे तो मामले का समाधान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर चिंता व्यक्त कर चुका है। चौटाला साहब जो हैं, जो चौटाला परिवार रहा है, इनमें संघर्षशीलता है। वो चाहे चौधरी देवीलाल जी हो या ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हो, और ओम प्रकाश चौटाला जी का भी बड़ा काम रहा है कि उन्होंने गांव गरीब की बात करी है। वे गांव से जुड़े हुए थे। तो इस तरह के लोग धीरे धीरे हमारे बीच से जा रहे हैं। वो चाहे उधर प्रकाश सिंह बादल रहे हो, यहाँ चौटाला साहब की फैमिली रहे हो, या चंद्रशेखर जी रहे हो, जो पुराने लोग थे, जो मिट्टी से जुड़े हुए थे, लोग धीरे धीरे हमारे बीच से जा रहे हैं। तो इनका नुकसान खास करके गांव को होगा, और नई विचारधारा पनप नहीं रही। ये हम सब उस परिवार के साथ में हैं। मंच के जरिए आपने कहा कि एकजुट हो जाओ, नहीं तो नुकसान और ज्यादा हो जाएगा। भाई ये तो सरकार का नारा है, बीजेपी सरकार का नारा है कि भाई बटोगे तो कटोगे। तो हमने कहा भाई ये तो सब पर लागू होना चाहिए। अगर परिवार बटेगा तो भाई आधा तो हो ही जाता है। किसान नेता आपको कहा जाता है, लेकिन किसान एक बार फिर से आंदोलनरत हैं। डल्लेवाल जी को 36 दिन हो गए हैं। देखो, भारत सरकार जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तो इसका समाधान नहीं निकलेगा। वो पंजाब सरकार पर डाल रहे हैं। पंजाब सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है नहीं। पंजाब की जमीन है, ये भारत सरकार के खिलाफ है। ये तो लोग आगे गुजारना चाहते हैं तो उनको आगे जाने दो। इनको आगे जाने नहीं देना चाहते। एक ये आंदोलन एक षड्यंत्र के तहत है, इनको फंसाया गया है पूरा। और ये आंदोलन जब इसको पूरे 14 महीने हो जाएंगे, 14 और 15 महीने के बीच में ये आंदोलन समाप्त होगा। अब ये 4 महीने और चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी चिंता व्यक्त कर चुका है। अब कोर्ट के खिलाफ कौन कुछ कह सकता है? ना कोर्ट से ऊपर, जुडिशरी से ऊपर कुछ है नहीं। लेकिन उन्होंने पंजाब सरकार को कहा है, पंजाब सरकार के हाथ में नहीं है। वे उनको उठाएंगे तो वहां झगड़ा होगा। झगड़ा होगा तो सरकार वहां की बदनाम होगी, और भारत सरकार ये चाह रही कि वहां की सरकार बदनाम हो। अभी इससे नुकसान किसको हो रहा? पंजाब सरकार को नुकसान है, पंजाब के व्यापारी को नुकसान है, पंजाब के किसानों को नुकसान है, पंजाब के आम आवाम को नुकसान है। अभी
जो किसान है उसके खिलाफ माहौल है, यहाँ पे सिखों के खिलाफ माहौल है। तो भारत सरकार पे अभी इसका कोई प्रभाव नहीं जा रहा है। महेंद्रगढ़ जिले में साल 2025 के स्वागत में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी करने, नशे में रेसिंग करने और हुड़दंगबाजी करने और शांति भंग करने वालों के खिलाफ जो है वो पुलिस ने सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली है। ऊंची आवाज में डीजे बजाने वालों पर भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने सभी थाना और चौकी प्रभारी को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इस तरह से शांति भंग करने वाले और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। में लोग 31 तारीख को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जैसा कि हमारे हर शहर और गांव में लोगों में उत्साह होता है नववर्ष के आगमन पे। इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन ने बड़े पुख्ता इंतजाम किए हैं कि इस समय पर लोग उत्सव मनाते समय कुछ शराब पीकर यातायात के नियमों की उल्लंघना करते हैं तथा हुड़दंग मचाते हैं। तो हम लोगों से अपील करते हैं कि वो ऐसा ना करें, बड़े हर्ष और उल्लास से नववर्ष मनाएं। हमारी उन लोगों को शुभकामनाएं हैं, लेकिन ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन ना करें तथा सुचारू रूप से सारी प्रणाली चलती रहे। हमने सीमावर्ती राज्यों से लगते हुए जगहों पर नाके लगाए हैं तथा दूसरे जिलों से लगती हुई सीमाओं पर भी पुलिस नाके लगाए हुए हैं। लोग नियमों के उल्लंघन न करें तथा उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध सख्ती से पुलिस निपटेगी, इसके हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के द्वारा शुरू की गई मुहिम पुलिस आपके द्वार अभियान के तहत नववर्ष के अवसर पर एनआईटी क्षेत्र में डीसीपी कुलदीप सिंह एनआईटी 3 नंबर डी ब्लॉक में पार्क में पहुंचे और इस मौके पर उनके साथ स्थानीय पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। तो वहीं इस मौके पर डीसीपी कुलदीप सिंह ने सभी को ट्रैफिक नियम, कानून व्यवस्था और साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया। तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर पब्लिक की पुलिस के साथ पार्टनरशिप को लेकर सामूहिक रूप से शपथ भी ली गई। तो वहीं नववर्ष को देखते हुए डीसीपी एनआईटी ने ये कहा कि आज फरीदाबाद पुलिस के द्वारा भीड़ वाले पब्लिक प्लेस जैसे कि मॉल, पार्क, होटल आदि जगहों पर तो नजर रहेगी ही, वहीं ड्रंक एंड ड्राइव अभियान भी विशेष रूप से चलाया जाएगा। पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपने इस ब्लॉक को बेस्ट ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक की तरह डेवलप कर लिया है। अभी मैंने देखा यहाँ सीसीटीवीज मुझे नहीं लग रहा था कि होंगे, बट इन्होंने 52 सीसीटीवीज कैमरास लगा रखे हैं एंड अच्छे से इनकी जो RW है यहाँ उसको बढ़िया से मैनेज कर रही है। यहाँ इस मीटिंग में भी मैंने देखा सीनियर सिटीजन्स ही ज़्यादा है, तो उससे भी दिखता है कि यहाँ की अपब्रिंगिंग, यहाँ के रेजिडेंट्स की कितनी अच्छी हो रही है। तो उसके लिए मेरा मतलब फ्रॉम डेप्थ ऑफ माई हार्ट मैं इनको थैंक्स करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो RWAs हैं या दूसरी रेजिडेंट्स एसोसिएशंस हैं वो भी अपने एरियाज़ को इस तरह से डेवलप करें। रिगार्डिंग नशा मुक्ति कुछ बातें यहाँ हुई, साइबर क्राइम को लेके हुई, तो उसमें भी ऑलरेडी दे आर वेरी वेल अवेयर, लेकिन हमारी तरफ से जो कुछ इनिशिएटिव हमने लिए उनके बारे में उनको बताया है और उनको ये बताने की कोशिश की है कि उनकी बिना इन्वॉल्वमेंट के, बिना कंट्रीब्यूशन के कोई जो है हम ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे इन चीज़ों में। तो उनका पार्टिसिपेशन के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। 31 को लेकर क्या कहेंगे? 31 भी है। बिल्कुल, आज 2024 का जो लास्ट डे है, ये जहाँ एक हमें पॉजिटिव उम्मीद दे रहा है कि कल को एक नया सवेरा आएगा, तो उसमें थोड़े से चैलेंजेस भी ये रहते हैं कि यंगस्टर्स कहीं ना कहीं कुछ न्यूसेंस ऐसी कर जाते हैं। तो उसी को लेके मैं पेरेंट्स से उनके गुजारिश ये करूँगा कि अंडर एज ड्राइविंग को बिल्कुल ज़ीरो रखें और जो ये अगेन ड्रग एडिक्शन का जो एक समस्या आ गई है, ये इनको इस तरह के जो आते हैं मौके जैसे न्यू ईयर है, तो उससे कनेक्ट करके बच्चे जो हैं बिना माँ बाप की जो है नज़र में आए हुए भी चोरी छिपे ऐसी चीज़ें पार्टी में जाके उस तरह से ये करते हैं, ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं और फिर वो लगातार उस चक्कर में पड़ जाते हैं। तो पेरेंट्स जो है उनको कंसिस्टेंटली नज़र बनाए रखें, खास करके आज के दिन उनको कोई ऐसी अपनी गाड़ी या उस तरह से इमोशनली उसमें आके ना दें। अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड तो ही उनको अलो करें। यमुनानगर के कस्बा रादौर के खेड़ी लखा सिंह पुलिस चौकी के समीप हुई ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में 3 लोगों की मौत हो गई थी और हालांकि पुलिस ने इसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने शूटर को गाड़ी प्रोवाइड की थी। तो अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था इन आरोपियों को और ऐसे में पुलिस की पूछताछ में अब एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो यमुनानगर के गांधीनगर निवासी
हर्ष बाली के रूप में उसकी पहचान हुई है। आरोप है कि हर्ष ने इन शूटरों को गाड़ी में बिठाकर घटनास्थल तक पहुंचाया था। दिन का रिमांड मिला है? 5 दिन का रिमांड है जी। 5 दिन का रिमांड। सर अभी तक कितने गिरफ्तार हो चुके? अभी तक इसके में 3 हो चुके। रोल क्या है सर इसका? ये सारी वारदात में 7। कहाँ से गिरफ्तार किया सर? बस ये गाजियाबाद से। हरियाणा की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर साल 2024 हरियाणा के लिए मिला जुला रहा। एक और जहां तीसरी बार लगातार भाजपा सरकार बनाने में सफल रही, तो वहीं नफे सिंह राठी जैसे इनेलो के कद्दावर नेता और प्रदेश अध्यक्ष की निर्ममता से हत्या कर दी गई। राजनीति के नजरिए से जजपा के लिए ये साल बेहद खराब रहा, तो वहीं कुल मिलाकर कैसा रहा ये साल 2024, जरा देखें ये झलक। साल 2024 का आज आखिरी दिन है। इस साल ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जो सबको याद रहेंगी। इनमें सबसे प्रमुख भाजपा का लोकसभा चुनाव से पहले अचानक 9.5 साल पुराना सीएम चेहरा बदलना रहा। चर्चित रेसलर विनेश फोगाट कुश्ती छोड़कर राजनीति में आई और पहली ही बार में कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीतकर विधानसभा भी पहुंच गई। इसके अलावा हरियाणा में गर्मी ने भी इस साल 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 2024 में कुछ आपराधिक ऐसी घटनाएं भी रही जो चर्चा में रही। इनमें आईएनएलडी के अध्यक्ष नफे सिंह राठी का मर्डर केस प्रमुख रहा। आइए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी बड़ी घटनाएं रहीं जो चर्चा का विषय बनी। पहला, सीएम चेहरा का बदला जाना। 2024 में बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। 9.5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल को हटाकर अचानक को सांसद बनाया गया। हालांकि इस बदलाव का असर लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में सूबे में तीसरी बार सत्ता में बीजेपी काबिज हो गई। दूसरा, किरण और श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हुई। लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें हारने वाली बीजेपी को जून महीने में अच्छी खबर मिली। 19 जून 2024 को विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर किरण चौधरी 27 अगस्त को निर्विरोध चुन ली गई। तीसरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजेंद्र सिंह की कांग्रेस में वापसी। जी हां, 10 मार्च को बीजेपी के हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। ये सियासी घटनाक्रम भी 2024 की सियासत घटनाक्रम में बड़ा चर्चा का विषय बना रहा। 2024 में लोकसभा का हिसार से टिकट मिलने की बीजेपी से उम्मीद नहीं थी। इसी को देखते हुए वे कांग्रेस के साथ शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में हिसार से उन्हें टिकट नहीं दिया। कुश्ती छोड़कर विनेश विधायक बन गई। ओलंपिक में 100 ग्राम वजन अधिक होने से गोल्ड मेडल से चूकी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने अगस्त महीने में कांग्रेस का दामन थाम लिया। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा सीट पर पार्टी का उम्मीदवार बनाया। वहीं बजरंग पूनिया को कांग्रेस ने पार्टी के किसान सेल का को चेयरमैन बना दिया। इन दोनों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर हरियाणा का सियासी पारा भी चढ़ा रहा और विनेश फोगाट तो विधायक भी बन गई। पांचवा, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस को 10 साल बाद सत्ता में वापसी की पक्की उम्मीद थी। हर जगह इसकी अटकलें लग रही थी, हर कोई यही बात कर रहा था। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो सबको चौंका दिया। कांग्रेस और चुनावी सर्वेक्षण करने वालों को भी मानो जोर का झटका लगा। बीजेपी हरियाणा में इतिहास रचते हुए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ गई। बीजेपी 48, कांग्रेस 37, इनेलो 2 और निर्दलीय 3 सीटों पर विजय हासिल करने में कामयाब हुए, जबकि जेजेपी एएसपी गठबंधन और आप का खाता भी नहीं खुल पाया। चौटाला परिवार की चौधराहट खत्म हुई। हरियाणा विधानसभा के रण में कई परिवारों के नेता भी आमने सामने उतरे थे। चौधरी देवीलाल परिवार के सबसे ज्यादा 9 सदस्य चुनावी मैदान में थे। रानिया में अर्जुन चौटाला ने दादा रणजीत चौटाला को हराया, तो तोशाम में भाजपा की श्रुति चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी चचेरे भाई अनिरुद्ध को मात दे दी। पूर्व डिप्टी
पीएम देवीलाल के पोते अभय चौटाला इस चुनाव में इनेलो के टिकट पर एलनाबाद विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे, हालांकि वो जीत हासिल नहीं कर पाए। 5 साल में जजपा मानो खत्म हो गई। साल 2019 में बनी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी 5 साल में ही खात्मे के कगार तक जा पहुंची। डिप्टी सीएम सहित दूसरे बड़े नेता विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सके, जबकि 2019 में बीजेपी ने जजपा के 10 विधायकों को समर्थन से सरकार बनाई थी। लोकसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर सहमति नहीं बनी, जिसकी वजह से बीजेपी ने जजपा से किनारा कर लिया और इसके साथ ही विधानसभा चुनावों में जजपा को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 57 साल बाद विश्नोई परिवार हारा। आदमपुर में चौधरी भजनलाल का किला ढह गया। 57 साल बाद आदमपुर में बिश्नोई परिवार की हार हुई और भजनलाल परिवार का तिलिस्म आदमपुर सीट पर टूट गया। पहली बार बिश्नोई परिवार ने आदमपुर से हार का स्वाद चखा। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में 25 फरवरी 2024 को अपराधियों ने आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी की हत्या कर दी। इसके बाद 29 फरवरी को परिजनों को भी अपराधियों की ओर से धमकी मिली। परिवार को धमकी देने वाले को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज ने मामले को सीबीआई को सौंपने की बात कही थी। वहीं मामले में पुलिस ने भाजपा के पूर्व विधायक नरेश कौशिक को गिरफ्तार किया। 10 करोड़ की धोखाधड़ी चर्चा में रही। जनवरी से नवंबर तक करनाल में 169 यानी 169 साइबर ठगी के केस सामने आए, जिसमें 10 करोड़ 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। 34 मामलों में पुलिस ने 64 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अधिकांश आरोपी मजदूर श्रेणी के हैं, जिन्होंने अपनी आईडी ठगों को बेच दी थी। 3 इनामी गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ। जी हां, 12 जुलाई 2024 को सोनीपत जिले में भाऊ गैंग के 3 शूटरों को एसटीएफ सोनीपत और दिल्ली अपराध शाखा ने मुठभेड़ में मार गिराया। दिल्ली क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि हत्या केस में फरार भाऊ गैंग के 3 शूटर हरियाणा के सोनीपत में आने वाले थे। इसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सोनीपत एसटीएफ से संपर्क साधा और उनसे मदद मांगी और इस तरह से इनका सफाया हुआ। हरियाणा में तापमान ने 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। गर्मियों में तापमान पहली बार 50 डिग्री के पार पहुंचा। 29 मई में नौतपा में इस बार कई शहरों में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया था। सिरसा जिले में पारा 50 डिग्री के पार हो गया, जो उस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। हरियाणा में 50 पार कभी भी पारा नहीं गया है। ये इतिहास में ऑल टाइम हाई टेम्परेचर रहा। रेवाड़ी के एम्स की आधारशिला रखी गई। देश का 22वां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स रेवाड़ी के गांव माजरा में बनने जा रहा है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। शिलान्यास के दौरान माजरा गांव में बड़ी जनसभा रखी गई। 210 एकड़ में बनने वाले एम्स का निर्माण 1300 करोड़ रुपए खर्च करके केंद्र सरकार बनाने जा रही है। यहाँ 750 बिस्तर के अस्पताल सहित 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और 25 सुपर स्पेशलिटी विभागों की ओपीडी लगेगी। और 20 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला का निधन। जी हाँ, 20 दिसंबर 2024 को हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओपी चौटाला का निधन हो गया। वे 89 साल के थे। उनके निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक हरियाणा में रखा गया। अंतिम दर्शनों में उपराष्ट्रपति से लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, अंतिम दर्शनों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।